जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर हुए आप लोगों के बीच में और शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन और आज की क्लास। जोड़े में एक बार आप लोग सबको शाबाश बुलाओ एक बार। आज तो मौसम भी ठीक है ना, तो चलिए बुलाओ भी बुलाओ सबको। एनसीपी एनसीपी क्या हो जाएगा आपका? एनसीपी एपीए एपी चर्चा में है, चर्चा में है। यह क्या है? यह क्या है? सीधा सा क्वेश्चन है भाई आपका, पहला ही क्वेश्चन है। लेते हैं पहला क्वेश्चन। शाबाश भाई, जैन जैन जोड़ो भाई एक बार, शाबाश सबको बुलाओ एक बार, जल्दी बुलाओ जल्दी बुलाओ जल्दी बुलाओ भाई, ठीक है। चलिए एनसीपी की बात करते हैं। एनसीएपी क्या है आपका, जो कि चर्चा में है। एनसीएपी जैसे आप लोगों को एक बार बता देता हूं, देखिए ध्यान रखना भाई आपका, ये आपका हो जाएगा न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं जिनसे बहुत सारे लोगों की क्या होती है, मृत्यु होती है, डेथ होती है। और कह सकते हैं कि ये क्या है, क्या ये सारा सिस्टम कह सकते हैं कहीं ना कहीं हमारी गाड़ियों में कमी है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि भाई कुछ समझौता हम कर रहे हैं अपनी जिंदगी के साथ। तो ये जो एनसीएपी है, ये अभी एक नया प्रोग्राम आ रहा है आपका। इसके तहत क्या होगा, जो कार होंगी, जो क्रैश टेस्ट होगा, यानी कि कोई भी कार जब आपकी रोड के ऊपर आती है तो ऐसे नहीं आ जाती, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे 5 लाख की हो चाहे 50 लाख की हो। उसका पहले क्रैश टेस्ट होता है कि इसके अंदर जीवन की संभावना कितनी है। अगर ये क्रैश होती है तो जीवन की संभावना कितनी है। तो अब आपका जो एनसीएपी है, इसके तहत क्या जाएगा, कारों को रेटिंग दी जाएगी, स्टार रेटिंग, कि भाई ये इतना, जिस प्रकार से हम देखते हैं ना, जैसे अपना कोई सामान खरीदते हैं तो उसकी रेटिंग दिखाता 4 स्टार 5 स्टार 6 स्टार इस तरीके से। तो अब इसके तहत कारों को रेटिंग दी जाएगी और इससे क्या होगा, एक अच्छी जो बढ़िया कार है वो आपके बीच में आने की संभावना रहेगी, जो कि आपकी लाइफ के लिए सुरक्षित हो। फीचर की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो चलिए इससे जुड़ी हुई बातें करते हैं। एनसीपी क्या आपका 24 जून 2022 को, आपको पता है जब कार की बात हो रही तो कौन सा मंत्रालय भाई आपका, सीधा बात करूंगा सड़क मंत्रालय। सड़क मंत्रालय, तो ये आपको पता, परिवहन, जो सड़क परिवहन मंत्रालय आपके कौन है, तो नितिन गडकरी साहब है। इन्होंने क्या किया भाई, या राजमार्ग मंत्रालय, भारत के लिए सुरक्षित कार लाने के लिए इसका उद्देश्य अगर पूछें तो ये जो मंत्रालय अगर पूछे तो सड़क मंत्रालय या परिवहन मंत्रालय या राजमार्ग मंत्रालय, राजमार्ग जो मंत्रालय है, मंत्रालय ये क्या कर रहा है भाई, एक ही बात है। ये उद्देश्य अगर इसका हम बात करें तो उद्देश्य इसका क्या है, सुरक्षित कार, सुरक्षित जो कार है आपकी, कारें भारत में लाने के लिए ये एक तंत्र तैयार कर रहे हैं। तो एनसीएपी क्या आपका सुरक्षित कार है यहां भारत के अंदर लाने के लिए एक तंत्र आपका यहां पर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तंत्र लाया जा रहा है। कब, 24 जून 2022 को ये तंत्र आपका लाया गया, ठीक है। चलिए इसकी बात करते हैं। आपका ये है क्या भाई, आपका सुरक्षित कार लाने के लिए, इसको कह सकते हो न्यू, जैसे मैंने भी बताया था, न्यू आपका कार असेसमेंट जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम ये आपका क्या है, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है, जिसके तहत आपकी सेफ कार आपके बीच में लेकर के आई जाएगी, जो आपके बीच में रहेगी, ठीक है। न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम एक तंत्र पैदा करता है। इसमें क्या होगा, टेस्ट होगा। क्रैश टेस्ट के अंदर क्या होगा भाई, क्रैश जो टेस्ट है, क्रैश टेस्ट में कारों को क्या दी जाएगी, कारों को रेटिंग दी जाएगी। रेटिंग, कारों को क्या की जाएगी, रेटिंग प्रदान की जाएगी आपका किसमें, एनसीएपी, जो आपका एनसीएपी के अंदर कारों को रेटिंग दी जाएगी। ये आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं भाई, इसमें कार सेफ्टी की इतनी ज्यादा जरूरत क्या पड़ी कि हमें एक तंत्र लाना पड़ा। अब आपको एक आंकड़ा देके जाऊंगा, जो आंकड़ा आपको चौंकाने वाला रहेगा भाई, ठीक है। भारत में सड़क दुर्घटनाएं, भारत में सड़क दुर्घटनाएं कितनी होती हैं उनके ऊपर बताता हूं। देखिए आपका 2019 में जो सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, तो 4,42,996 लोग क्या हुए थे, आपके घायल हुए थे। घायलों की संख्या, घायल कितने हुए आपके, 4,42,996 लोग आपके घायल हुए हैं सड़क दुर्घटनाओं में 2019 में। साथ ही हम यहां पर बात करते हैं और कितने, 1,81,113 लोगों की क्या हुई है, मृत्यु हुई है
मृत्यु हुई है, ये भी आंकड़ा आपके बीच में है। और अगर बात करें 2020 की, तो 2020 में क्या हुआ आपका 3,54,796 आपकी क्या हुई है दुर्घटनाएं हुई हैं। दुर्घटनाओं की बात करें, लोगों की मौत की बात करें तो 1,33,201 लोगों की क्या हुई है मौत हुई है, लोगों की मृत्यु हुई है या डेथ हुई है भाई, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं घायल की, तो 3,35,201 जो लाख लोग हैं ये लोग घायल हुए हैं भाई, ये लोग क्या हुए हैं आपके घायल हुए हैं। ये आपके बीच में आंकड़ा है, याद रखेंगे भाई इसको, ठीक है। 3,54,796। एक बार रिवाइज कराता हूं, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है भैया आपका। हमने बात करी एनसीएपी की, चर्चा में है। ये आपका क्या एक तंत्र है जो लोगों को सुरक्षित कार्य प्रदान करने के लिए काम करेगा। कौन सा मंत्रालय? रोड परिवहन मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय। 24 जून 2022 को इसकी बात करें, इस तंत्र को लाने के लिए उद्देश्य क्या है? सुरक्षित कार्य लोगों को उपलब्ध कराना, जीवन को सेव करना। अब इसमें होगा क्या, जो क्रैश टेस्टिंग है इसके अंदर क्या होगा क्रैश टेस्टिंग। क्रैश टेस्टिंग का मतलब होता है दो कारों को आपस में या किसी के साथ भी टकरा के, जैसे बोलती कोई कार दावा करती है कोई कंपनी की मेरी कार 120 की स्पीड पर भी अगर किसी गाड़ी से खड़ी से टकराती है या आने वाली गाड़ी से टकराती है तो उसके अंदर जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो सेफ रहेगा। तो वो प्रैक्टिकल भी होता है भाई, वो क्या होता है प्रैक्टिकल होता है। और उसमें कितनी प्रतिशत कार आपकी डैमेज होती है और उसके अंदर बैठा हुआ व्यक्ति कितना घायल होता है उसके हिसाब से आपकी रेटिंग दी जाएगी, स्टार जो रैंकिंग दिए जाएंगे। और अच्छी कारें आपके बीच में आने की, क्या है क्योंकि लोग उन्हीं कारों को खरीदेंगे जो क्या होगा जिनको स्टार रेटिंग ज्यादा मिली होगी, ठीक है। अब यहां पर आंकड़ा देखिए, आपको हिलाने वाला आंकड़ा है। 2019 में 4,42,996 लोग घायल हुए हैं, 1,81,113 लोगों की मृत्यु हुई है। 2020 में 3,54,796 दुर्घटनाएं हुई हैं। जिन दुर्घटनाओं में हालांकि आंकड़ा थोड़ा कम है भाई, लोगों की जो डेथ है वो डेथ कम हुई है। डेथ की बात करें तो 1,33,200, और वैसे बहुत हो जाता है, बहुत बड़ा आंकड़ा भाई। 3,35,201 लोग क्या हुए आपके घायल हुए, यानी कि यहां पर जो घायल हुए हैं वो आपके बीच में है, ठीक है। थोड़ा सा कुछ डाउन है। अब इसको और कम करने के लिए एनसीएपी आपके बीच में आ रहा है। कौन लेकर के आ रहा है एनसीएपी, ये आपको बता दिया गया। यानी कि कार रेटिंग जो रहेगा आपका ये इस हिसाब से आपका रहेगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए लेते अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका चर्चा में है भाई, जिसके ऊपर हमें बात करेंगे। चलिए एक बार रफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट अगर किसी ने लेना है तो ले चुके होंगे। चलो उससे पहले थोड़ी सी बात और बता देता हूं आपका। बीआरओ सड़क की बात आ रही है, तो जो बॉर्डर के ऊपर सड़क बनाने का काम किसका भी, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कौन से मंत्रालय के अंदर आता है आपका, ये रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है। कभी आप ये सोचो ये रोड मंत्रालय के अंदर आता है। बीआरओ जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पर, और ये आपका किस पर, बांग्लादेश पर कह सकते हो, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, जो भी आपके नेपाल, भूटान, सबके बॉर्डरों पर जो इसकी जिम्मेवारी है रोड बनाने की। और ये कल चर्चा में था। कल चर्चा में क्यों था, बीआरओ अब जो आपके बॉर्डर रोड है उनके ऊपर 75 क्या खोल रहा है, कैफे खोल रहा है भाई, कैफे खोल रहा है। यानी कि लोगों को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ये कैफे खोल रहे हैं, ये कैफे खोले जा रहे हैं। ये भी आप लोगों के बीच में क्वेश्चन बनता है, शाबाश। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका चर्चा में, जिसके ऊपर हमें अभी बात करेंगे भाई, ठीक है। पदम क्या है जो कि आपका चर्चा में, क्वेश्चन नंबर 2 पदम, PADAM, पदम चर्चा में है। यह क्या है, पदम चर्चा में है, यह क्या है, ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहां पे बन जाएगा। पदम चर्चा में है और ये है क्या है, इसके ऊपर हम यहां पर बात करेंगे। देखिए सबसे पहले तो बात करूं आपका क्या है, आपका ये जो पदम है ये आपका एक वेतन प्रणाली है और किसको दी जा रही, कोस्ट गार्ड को दी जा रही। चलिए पॉइंट नोट करेंगे आप एक बार, देखिए आप यहां पर आपका भाई इसकी फुल फॉर्म मिलेंगे, पे रोल ऑटोमेशन मॉड्यूल, पेरोल ऑटोमेशन मॉड्यूल। साथ में हम कह सकते हैं इसको फॉर डिस्बेसमेंट ऑफ मंथली। ये आपका क्या हो जाएगा, एक किस्म से जो वेतन का मोड है,
पे रोल ऑटोमेशन मॉड्यूल फॉर डिसबेसमेंट्स ऑफ मंथली, यानी कि ये क्या रहेगा आपका भी, जो आपका मंथली पे है उसको लेकर के यहां पर ये बात कर रहा है, किस से संबंधित, अगर ये पूछे आपका तो ये आपके कोस्ट गार्ड से संबंधित है, या तटरक्षक कह सकते हो, तटरक्षक जो बल है उससे संबंधित है। कितने लोगों को ऊपर ये काम करने वाला है, तो 15,000, आप कह सकते हैं कितने लोगों पर, 15,000 लोगों को इससे फायदा होने वाला है। ये भी ध्यान रखेंगे भैया, आपका 15,000 भारतीय तटरक्षक कर्मियों के लिए वेतन की बात करता है। इस समय पर वितरण, उद्देश्य क्या है, वेतन का समय पर वितरण करना, ये इसका क्या है, उद्देश्य है। यानी कि समय पर ही कोस्ट गार्ड या जो आपके तटरक्षक बल है उनको क्या समय पर वेतन पहुंचाना, ये इसका क्या है, उद्देश्य है। और ये आपका पदम आपका एक किस्म से कह सकते हैं पे रोल ऑटोमेशन मॉड्यूल फॉर डिस्बेसमेंट ऑफ मंथली, तो यानी कि जो कोस्ट गार्ड के जो लोग हैं तटरक्षक बल पर जो काम कर रहे हैं उन लोगों तक ये पहुंचाना, वेतन को टाइम से डिस्ट्रीब्यूट करना, ये इसका उद्देश्य रहेगा भाई। ठीक है, चर्चा पूछे तो ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक, चलिए अगली बात करते हैं। तो तट से आता आपका तटीय, भारत की तटीय सीमा रेखा की लंबाई की अगर हम बात करते हैं, तटीय सीमा रेखा, तो ये आपकी 6100 वर्ग किलोमीटर, 6100 किलोमीटर है। ठीक है, ओके। साथ ही हम यहां पर बात करते हैं 6100, आपकी भारत की कुल की बात करें तो 15,200 किलोमीटर भाई। ठीक है, 15,200 है। साथ में हम बात करते हैं कि तटीय सीमा रेखा, द्वीपों सहित तटीय सीमा रेखा की बात करते हैं तो 75-16 आपका लगभग ये आपकी क्या तटीय सीमाएं है। सीमाओं की लंबाई की बात करते हैं, तटीय सीमाएं। अब जब तटीय सीमाओं की बात हो रही है तो यहां पर आता है भारत की साथ दूसरी सबसे बड़ी या तीसरा सबसे बड़ा जो सीमा रेखा बनाने वाला देश कौन सा है भारत के साथ। पहले की अगर हम बात करते हैं तो बांग्लादेश आता है आपका भी, बांग्लादेश पहला आपको पता बांग्लादेश, दूसरा पता है आपको चीन है, और तीसरे की बात करते हैं तो पाकिस्तान आपका तीसरा सबसे बड़ा देश है जो कि आपको सीमा रेखा आपकी साथ सीमा रेखा बनाता है। कहां पर बनाता है आपका ये, विशेष तौर पे अगर देखते हैं तो JNK में बनाता है, साथ में आपकी कहां पर है, राजस्थान के अंदर भी आपकी ये सीमा रेखा बनाता है। यहां क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा रेखा बनाने वाला राज्य, भारत का राज्य कौन सा है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। शाबाश भाई, सबको जोड़ो आप लोगों ने ना, मैं कहूंगा नहीं तो आप जोड़ेंगे नहीं, जल्दी से जल्दी। और कल भी भाई आंकड़ा आपका कमी था, पता नहीं कहां कमी है, एक बार मुझे कमी बता दो ताकि मैं उस कमी को दूर करता हूं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके बीच में है भाई। जल्दी चलिए भाई, आपका है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहां पे आपका बनता है। चलिए, किस संस्था ने आपका, चलो क्वेश्चन नंबर 3 आपका, किस संस्था ने इंडिया बॉम्बिंग गिग, या ये कह सकते हैं आप इंडियाज बॉम्बिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नाम से रिपोर्ट जारी करी है। किस संस्था ने नाम से रिपोर्ट जारी की है, ये शानदार क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है, चलिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा भाई, आप लोगों से ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का, मैं कह सकता हूं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात करें, देखिए हर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आत्म विश्लेषण के बाद आप लोगों के बीच में क्वेश्चन पहुंचते हैं, ऐसे नहीं उठाया कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। अगर रिपोर्ट की बात करूं तो नीति आयोग, भाई आपका कौन सा आयोग है, नीति आयोग ने ये रिपोर्ट दी है। किसने, नीति आयोग द्वारा यह रिपोर्ट दी गई है। याद रखना भाई, किसके द्वारा, नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी करी है। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं, ये है किससे संबंधित भाई, ये भारतीय गिग कार्यबल
ने 2029-30 तक लिखेंगे पॉइंट भारतीय गिग कार्यबल, भारतीय गिग कार्यबल के 2029-30 तक कितने 23.5 मिलियन जो श्रमिक हैं तक विस्तारित होने की उम्मीद है, यानी कि बढ़ने की उम्मीद है भी आपका, ठीक है। और जो मौजूदा में कितनी आपके यहां पर 7.7 मिलियन है, ये याद रखेंगे। और ये कितनी छलांग लगाने वाला है, तो 200% तक ये आपका छलांग लगाने वाला है। ये भी एक रिपोर्ट जारी करी है श्रमिकों के ऊपर, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, श्रमिकों को लेकर ये यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है भाई। चलिए, इसी के साथ रिपोर्ट के अनुसार क्या भी आपका गिग वर्कर भारत में कुल वर्कफोर्स का कितना होंगे 2029 में। बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका 2029 में, 2029-30 तक की बात कर रहा है आपका। 30 तक जो आपका वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स की अगर मैं बात करूं तो कितने कुल का 4.1% होगा भाई। 4.1% से आपका 1.5% तक 4.1% तक होगा, जो कि वर्तमान में कितना आपका 1.5% है, ये वर्तमान में अभी, ठीक है। चलो, ये रिपोर्ट आपकी जारी करी है, किसके द्वारा की है, इंडिया बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नाम से एक रिपोर्ट जारी करी, किसने, नीति आयोग ने। भारतीय जो गिग कार्यबल की बात करें तो 2029-30 तक 23.5 मिलियन श्रमिक, जो कि वर्तमान में कितने 7.7 मिलियन, 200% की छलांग लगाने वाला है। 2029-30 तक वर्क फ्रॉम जो आपका 4.1% रहेगा कुल का भाई, कुल का, ठीक है। और वर्तमान में कितना आपका 1.5% है। अब थोड़ी सी बात करते हैं एक बार किसकी, नीति आयोग की बात करता हूं। एक बार मैं रफ कर रहा हूं डाटा, जिसे नोट करना वो नोट करेंगे जल्दी में, ठीक है। चलिए, अब एक बार बात कर लेते हैं किसकी, थोड़ी सी नीति आयोग की बात कर लेते हैं। नीति आयोग ने जब ये रिपोर्ट जारी करी है, तो नीति आयोग को पहले किस नाम से जाना जाता था, आप लोग जानते हैं, किस नाम से, योजना आयोग के नाम से जाना जाता है। योजना आयोग का स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, स्टार्टिंग में काम क्या था योजना आयोग का, तो स्टार्टिंग में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो काम था, ये काम क्या था, पंचवर्षीय योजनाएं बनाना भाई। पंचवर्षीय योजनाएं बनाना इसका क्या था, काम था, किसका, नीति आयोग का, जिसे तुम थिंक टैंक के नाम से जानते हो भाई। चलिए, उसके बाद बात करते हैं आपका योजना आयोग में, योजना आयोग का संविधान में संवैधानिक कोई प्रबंध नहीं है, यह भी ध्यान रखना, संविधान के अंदर कोई भी इसका प्रबंध नहीं किया गया है, ठीक है। और आपका 2014 के अंदर, कब है आपका 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था मैं इसे समाप्त करने के चक्कर में हूं। और उसके बाद आपका 15 में कब आपका 2015 में इसका नाम क्या कर दिया गया, नीति आयोग रख दिया गया, जिसे सरकार का थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। सरकार का थिंक टैंक इसे बोला जाता है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। क्या था आपका, योजना आयोग था। चलिए, अब थोड़ी सी बात करते हैं कि इसके इतिहास की। सबसे पहले इसकी स्थापना कब की गई थी, योजना आयोग के नाम 2-3 बदले हुए, तो 1930 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कुछ काम करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले बुनियादी आर्थिक योजनाएं बनाने के लिए योजना बोर्ड का गठन किया था। क्या था, योजना बोर्ड का मूल रूप से गठन की अगर हम बात करते हैं तो योजना बोर्ड का गठन 1930 के अंदर किया गया है, याद रखेंगे। जिसने 1944 से और 1946 तक क्या किया है, काम किया है। ये भी शानदार क्वेश्चन है आपका। और ये सीधा किसको रिपोर्ट करेगा, पीएम को, यानी कि जो आपका नीति आयोग, योजना आयोग, योजना बोर्ड आयोग, ये सीधा किसको रिपोर्ट करता है आपका, किसके अंदर आता है, पीएम के अंदर आता है। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब बनाई थी इसने, तो 1951 के अंदर प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी यहां पर बनाई थी। तो किस संस्था ने इंडिया बूमिंग रिपोर्ट की अगर हम बात करें, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आपको पता पैदेन पीएम साहब क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। ये भी शानदार क्वेश्चन है भाई। शाबाश, बहुत से लोग छोड़ के चले गए क्लास को भाई, ठीक है, जाने दो उनको, ठीक है। जिन्होंने पढ़ना है वो पढ़ाई करो, जो जा रहा है जाने दो भाई, ठीक है। बस उनका काम सिर्फ इतना ही होता है, जय हिंद बोल के। कुछ लोग अपनी चला रहे हैं, चलाने दो, अपने को क्या है भाई, ठीक है।
कोई बात नहीं, वो कुछ ज्यादा समझदार है भाई। ओके चलिए अगली बात करते हैं भाई। भाई अगला क्वेश्चन आपका परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स आपका पीजीआई जारी किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 भाई आपका पीजीआईडी आपका क्या जारी किया गया है। इसे किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया भाई? इसे किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया? तो आपका क्या पीजीआईडी जारी किया गया है। किस मंत्रालय ने इसको जारी किया है? तो यहां पे देखेंगे आपका क्या है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट जारी किया है। इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट जारी किया गया है, ये पूछ रहा आपका। तो पीजीआई डी क्या आपका परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स अभी जारी किया गया है। किस मंत्रालय ने किया है? इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये आपका शिक्षा मंत्रालय ने भाई। किस मंत्रालय ने? तो शिक्षा मंत्रालय से इसका संबंध है। सीधा पूछे शिक्षा मंत्री कौन है केंद्र के अंदर? धर्मेंद्र प्रधान है। धर्मेंद्र प्रधान साहब क्या आपके शिक्षा मंत्री हैं भाई, ठीक है। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। यहां पर क्या है, भारत भर के स्कूल नोट डाल के लिखेंगे आप। भारत के जो स्कूल हैं वीक पाए गए किसमें भी? डिजिटल लर्निंग। डिजिटल जो लर्निंग की श्रेणी में, डिजिटल लर्निंग की श्रेणी के अंदर खराब प्रदर्शन किया है। क्या किया है? खराब प्रदर्शन किया है। कैसा प्रदर्शन किया है? खराब प्रदर्शन किया। भारत में डिजिटल लर्निंग जो है उसमें क्या किया गया? खराब प्रदर्शन किया गया। ये भी शानदार आपका यहां पर बनता है। चलिए अगली बात करते हैं शीर्ष। अब इसके अंदर देखो ग्रेडिंग में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राजस्थान के अंदर है स्कूल भैया आपके। राजस्थान के अंदर कौन सा स्कूल आपका जो शीर्ष प्रदर्शन कर रहा है? राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो जयपुर साथ में सीकर और झुंझुनू। सीकर और आपका झुंझुनू 6 श्रेणियों के तहत आपके 600 अंकों के आधार पर ये आपका इंडेक्स जारी किया गया है। पीजीआईडी जारी किया गया है इसके मंत्रालय द्वारा, तो आपका शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। केंद्र के मंत्री की अगर हम बात करें तो शिक्षा मंत्री कौन आपके? धर्मेंद्र प्रधान है। भारत डिजिटल लर्निंग के अंदर खराब प्रदर्शन पाया गया है। इंडेक्स में 600 पॉइंटों का यहां पर क्या किया गया था? आकलन किया गया था। राजस्थान का जयपुर, सीकर, झुंझुनू क्या है? पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पे ऐसे आपके बीच में आ जाते हैं भाई, ठीक है। जिले में जयपुर, सीकर और झुंझुनू पीजीआईडी श्रेणी में 6 श्रेणियों के तहत 600 अंक के साथ कौन से नंबर पर खड़े हैं? पहले नंबर पर। चलिए भाई ये था आपका क्या क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आप लोगों से पूछा गया कि भारत के स्कूलों के संबंधित इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से 3 डिस्ट्रिक्ट आपके नंबर 1 पर है। चलिए ठीक है, अगली बात करते हैं। कौन सा राज्य है? क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कौन सा राज्य 2023 में पब्लिक यूटी 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। शिखर जो सम्मेलन है, सम्मेलन की मेजबानी करेगा भाई, ठीक है। तो कौन सा राज्य पब्लिक यूटी कब की बात कर रहा? 2023 G20 की। तो कौन सा कर रहा है भाई? आपका J&K। कौन सा कर रहा है? आपका J&K कर रहा है, जम्मू और कश्मीर। आपको पता है J&K मेजबानी करेगा भाई 2023 की मेजबानी करेगा। भारत से पूछे, भारत कौन सा 2023 G20 की मेजबानी कौन करेगा? भारत में कहां पर? J&K के अंदर भाई। कहां पर है? J&K के अंदर। वर्तमान में J&K क्या है भाई? आपका यूटी है, ठीक है। तो जब कभी ये राज्य था, गठन की बात करें तो 1954 में इसका गठन किया गया था। विघटन की अगर हम बात करते हैं, विघटन कब हुआ था J&K का? तो 2019 के अंदर इसका क्या हुआ था? विघटन हुआ था। वर्तमान में J&K अलग यूटी है आपका, और लद्दाख क्या आपका एक अलग यूटी की श्रेणी में। और वर्तमान में बात करें, हाल ही में यहां पर कौन सा आयोग बैठा हुआ था? परिसीमन आयोग यहां पर क्या था? बैठा हुआ था, जहां से संभावना आ रही है कि 6 सीटें आपकी विधानसभा में
बनने वाली है। 6 सीटें कहां पर आपकी विधानसभा में बढ़ने वाली हैं, ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहां पर बनता है। जे.एंड.के को लेते हैं तो जे.एंड.के भाई आपका प्रसिद्ध, अगर बात करें 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी कब गए तो पंचायत दिवस पर जे.एंड.के में गए। कब? पंचायत जो दिवस है उस दिवस पर गए थे। किस पंचायत में गए थे? तो पल्ली गांव की पंचायत में गए थे, जो देश की पहली न्यूट्रल कार्बन न्यूट्रल पंचायत भी आपकी यही है। किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है भैया आपकी ये? सांबा के अंदर पड़ती है, याद रखना। कौन से डिस्ट्रिक्ट पड़ती है आपकी ये? सांबा के अंदर पड़ती है। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। और बता दूं जे.एंड.के की अगर हम बात करते हैं, जो शीतकालीन ओलंपिक थे आपके, कौन से शीतकालीन जो ओलंपिक थे कहां पर हुए थे आपके? 2022 शीतकालीन ओलंपिक आपका चीन के अंदर हुआ था। तो एकमात्र जो प्लेयर था वो जे.एंड.के से ही था जिसने इस शीतकालीन ओलंपिक में भाग लिया था। ठीक है भाई। तैरता हुआ एटीएम पूछे तो वही है, मीठे पानी की झील पूछे तो वही है, डल झील पूछे तो वही है, तैरता हुआ एटीएम पूछे तो वही है, विश्व का सबसे गहरा गार्ड पूछे तो वही है। सिंधु नदी कहां से प्रवेश करती है? जे.एंड.के में। तो आपका जे.एंड.के में ही प्रवेश करती है। कौन से स्टेट से बाहर निकलती है? तो ये भी आपकी कहां से निकलती है? दमचौक और चैलास, ये याद रखेंगे, वहीं से बाहर निकलती है। केसर को जीआई टैग दिया गया था, जो सबसे महंगा था यहाँ का। ट्यूबलेस खेती, फूलों की खेती की बात करें तो वो भी कहां पर आपका? जे.एंड.के के अंदर है। ठीक है, चलिए धारा 370 खत्म कर दी गई है। अब ये भारत का क्या है? यूटी है। क्वेश्चन तुम्हारे लिए कि वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? इस शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है। जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि ये है सर। तैरता हुआ एटीएम कौन से बैंक का आपका? तो एसबीआई का तैरता हुआ बैंक जो एटीएम है वो भी आपका कहां का? एसबीआई का। शाबाश भाई शाबाश। जो कुछ लोग हैं वो देख रहे हैं, जो गए, जिन्हें जल्दी थी वो चले गए, और गए कौन भाई आपके? अंग्रेज गए, जो कि आज तक वापस नहीं आए। ठीक है, तो क्लास में बने रहा करो, लास्ट तक बने रहा करो, क्लास को पूरी देखा करो, तभी फायदा रहेगा, अदरवाइज नहीं रहने वाला भाई। ठीक है, चलो भाई अगली बात करें। कौन सी सरकार? क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा राज्य बोल सकते हो आप? कौन सा राज्य स्कूली छात्रों से, स्कूली व कॉलेज, आपके कॉलेज के जो छात्र हैं, छात्रों से सिंगल यूज प्लास्टिक खरीदेगा? सिंगल यूज जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक खरीदेगा भाई। खरीदने की योजना बना रहा भाई, योजना बना रहा है। तो देखिए कौन सा राज्य स्कूलिंग या स्कूल कॉलेज के छात्रों से सिंगल यूज प्लास्टिक को खरीदने की बात कर रहा है। देखिए देश के अंदर क्या किया गया है? देश के अंदर कल से 1 जुलाई से क्या हो जाएगा भाई? आपका सिंगल यूज प्लास्टिक बंद हो जाएगा। यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब क्या होता है? सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब होता है कि एक बार यूज करके हम उसको फेंक देते हैं। याद रखना दोस्तों, इस भूमि पर, अगर इस पृथ्वी पर अगर कोई शाश्वत है तो यही है, क्योंकि ये कभी प्लास्टिक कभी खत्म नहीं होता। ध्यान रखना, ये आपके छोटे छोटे कणों में बढ़ जाएगा, आपके माइक्रो कणों में आ जाएगा, फिर माइक्रो कणों से आपके नैनो कणों में आ जाएगा, नैनो कणों से बाद में फिर हवा में आ जाएगा, हवा से हमारे सांस में चला जाएगा, फिर ब्लड में पहुंच जाएगा। ठीक है, और ये कभी खत्म नहीं होता। मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको, प्लास्टिक की बारिश, याद रखना। तो अब इस चीज से बचने के लिए अब बहुत सी चीजें जो हमें जरूरी नहीं है, जो चीजें हमें, जैसे बैलून है, गुब्बारे हैं प्लास्टिक के, जो चीजें एक बार यूज एंड थ्रो वाली जो चीजें प्लास्टिक की, उन पर ज्यादा से ज्यादा रोक लगाई जाएगी। और इसमें कौन सा आपका? हिमाचल प्रदेश भाई। हिमाचल जो प्रदेश है वो अपने स्टूडेंट से, हिमाचल प्रदेश क्या कर अपने स्टूडेंट से सिंगल यूज प्लास्टिक बायबैक योजना, इस योजना का नाम क्या है? बायबैक योजना। सीधा सा पूछेगा इसका संबंध कहां से है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपकी क्लास का ध्यान रखना। बायबैक योजना का संबंध किसे? प्लास्टिक की खरीद से बायबैक। ठीक है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, हिमाचल प्रदेश इस प्रकार की योजना आपके बीच में लेकर के आ रही है। 1 जुलाई से सिंगल प्लास्टिक क्या हो जाएगा? आपका बंद हो जाएगा। जैसा मैं अभी बोल ही रहा था आपको भी, 1 जुलाई 2022 से आपका ये बंद हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए इसके साथ ही बात करते हैं स्कूल में जमा कराने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अब देखो स्कूल में हर घर से बच्चे आते हैं, अब जब बच्चों से खरीदेंगे तो घरों से निकाल करके लाएंगे, चोरी करके लाएंगे, मम्मी की साड़ी से पन्नी निकाल करके लेके पहुंच जाएंगे, और ये यहाँ पर तोल के हिसाब से स्कूल के अंदर लिया जाएगा। देखिए क्या शानदार रखा गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक घर का सामान लाकर स्कूल में बेच सकेंगे। क्या करेंगे? सिंगल यूज जो प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक को और साथ में जो घर का सामान है, घर का सामान
घर का सामान यानी मम्मी के बर्तन ला करके ले जा करके बेच देंगे, नहीं जो सिंगल यूज खाली प्लास्टिक से संबंधित जो बर्तन है या जो भी सामान है उसे बेचा जाएगा। कितने रुपए किलो लेगी सरकार? 75 रुपए। 75 रुपए प्रति केजी, पर केजी के हिसाब से आपसे सामान खरीदने वाली है। उद्देश्य क्या है? युवाओं में प्रदर्शन को युवाओं में उद्देश्य की बात करें, युवाओं को पर्यावरण के संरक्षण की आदत डालना। पर्यावरण जो संरक्षण है, संरक्षण की आदत डालना इसका उद्देश्य रहेगा। और ये काम किसने कर दिया भाई? आपका हिमाचल प्रदेश ने। अब बात आती पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण को स्वच्छ रखना। अब तीनों प्रकार का आपका क्या? पशु प्लस आपका पर्यावरण साथ में आपका क्या भाई? आपका पशु, पर्यावरण प्लस आपका क्या? इंसान एक ही मंच पर लेके आए जा रहे हैं इनको स्वच्छ, यानी कि वन हेल्थ जो मिशन है, तीनों को एक ही मंच साझा करने के लिए यहां पर एक और योजना लाई गई है जिसका जिक्र मैंने कल किया था। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा भाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपका चर्चा में है उसके ऊपर भी हम यहां पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भाई, एक बार रफ कर रहा हूं उसके बाद आगे बढ़ रहे भाई, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, ले लेंगे। वैसे भी लेनी तो है नहीं तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह, बस तुम अपना एक बार जय हिंद बोलो, हाजिरी लगाओ, साथ थोड़े को दिखाओ कि मैं आ गई। इससे अच्छा कोई जरूरत नहीं है भाई हाजिरी लगाने की, ठीक है। मत आओ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्लास को स्किप करेंगे, वहीं क्वेश्चन निकल जाएगा, फिर वहीं से आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। फिर बोलेंगे सर हमने तो क्लास भी देखी थी, क्वेश्चन नहीं मिला हमारे को, ठीक है। चलिए भाई, आपके परमेश्वरन अय्यर चर्चा में है। कौन भाई? आपके परमेश्वरन अय्यर चर्चा में है। ये कौन है? मैंने क्वेश्चन एक बार पहले भी कराया था, अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नई नियुक्ति है तो आपको मालूम होना चाहिए इसको भी, ठीक है। चलिए ये भाई आपका 24 जून 2022 को आपके सेवानिवृत्त IAS हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इन्होंने ज्वाइन कर रखी थी। इन्हें नीति आयोग, जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, नीति आयोग के CEO नियुक्त किया गया है। क्या किया गया है? CEO नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के नए CEO किसे बनाया गया है? तो परमेश्वरन अय्यर, जो आपके 24 जून 2022 को क्या हो गए? सेवानिवृत्त हुए हैं IAS से भी। ये कब के थे भाई? ये आपके 1981 बैच के, 1981 जो बैच यानी कि 41 साल पहले सेवा में आए थे भाई। 1941 बैच के यूपी कैडर के IAS थे। किस कैडर के थे आपके? ये यूपी कैडर के IAS थे, ये भी ध्यान रखना भाई। अमिताभ कांत किसकी जगह लेने वाले हैं? परमेश्वरन, ये आपके अमिताभ कांत का स्थान लेने वाले, इनको भाई काफी बार विस्तार दिया गया, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, और काफी बार इनको इनका जो कार्यकाल था उसको विस्तारित किया गया। अब देखो कब कब इनको कार्यकाल को बढ़ाया भाई, ठीक है। अब वर्तमान में अमिताभ कांत का कब हो रहा है? 30 जून, यानी कि आज इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। और कल से नीति आयोग के जो अध्यक्ष पढ़ेंगे, हम कौन पढ़ेंगे? परमेश्वरन अय्यर। कल से नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? आपके परमेश्वरन अय्यर। आज आपके ये साहब क्या हो रहे हैं? रिटायर हो रहे हैं, ये भी ध्यान रखेंगे भाई। इसकी नियुक्ति कौन करता? मंत्रिमंडल की नियुक्ति, इनकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, कह सकते हो समिति के द्वारा की गई है। इन्हें 2 साल की अवधि के लिए, कितने वर्ष के लिए भाई? 2 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल रखा गया है, ये भी ध्यान रखना भाई। अमिताभ कांत का कब? 17 फेब 2016 को अमिताभ कांत को बनाया गया था, याद रखना। अमिताभ कांत जो आपके कब है? 16 में। उसके बाद इनका जून 2019 में क्या हुआ? इनका कार्यकाल समाप्त हुआ, लेकिन इनका कार्यकाल 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। 2 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल क्या किया गया? विस्तार किया गया। याद रखना, सुनते जाना भाई बड़े ध्यान से। 2016 में लाया गया इनको 2 वर्ष के लिए। फिर उसके बाद 19 में क्या किया गया? इनका 2 वर्ष का और कार्यकाल बढ़ा दिया गया। उसके बाद क्या 2021 में उनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ाया गया। 2021 में यानी कि 2 बार कार्य विस्तार हुआ इनका भी। 2021 में 1 वर्ष के लिए फिर कार्यकाल बढ़ाया गया, जिसका समय अभी पूरा हो चुका है। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पर
बनता है, ठीक है। इनका जन्म अगर अय्यर साहब की बात करें तो जन्म कहां पर हुआ इनका, JNK के अंदर इनका क्या हुआ, जन्म हुआ, जो कि अभी आपकी जो नीति आयोग है सरकार का थिंक टैंक क्या कह सकते हो आपको। यहाँ पर अगर मैं बात करूं कौन सी महिला नीति आयोग की सदस्य या अध्यक्ष कौन है, चलिए जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। एक महिला है जिनका संबंध नीति आयोग से, वो किस पद पर है, शाबाश भाई, जल्दी कमेंट्स करके और जल्दी से आंसर देंगे ताकि मैं आगे बढ़ूं। आगे तो मैंने बढ़ना ही है, तो आंसर दो और ना दो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका चर्चा में बना हुआ, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आज का, जो कि आपके बीच में बनने वाला भाई। जुल जाना चर्चा में, क्वेश्चन नंबर 8 आपका भाई। जुल जाना चर्चा में है। यह क्या है, जुल जाना चर्चा में है, ये क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए आपका ये एक अंतरिक्ष यान है भैया, आपका एक रॉकेट है, याद रखना। कैसा रॉकेट है, ठोस ईंधन वाला क्या है आपका भाई, ये रॉकेट है। और रॉकेट की भी बात करें तो इसका संबंध कहां से है, जुल जाना ईरान से इसका क्या है, संबंध है। और ईरान की अगर मैं बात करता हूं तो पहले नाम क्या था इसका भाई, फारस था। ये भी आपके बीच में शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। तो जुलजाना की बात करें, आपका रॉकेट है, ठोस ईंधन वाला रॉकेट है, ईरान का रॉकेट है। ईरान का पहले नाम क्या था, फारस था। और इसकी जो लंबाई है जुलजाना की 25.5 मीटर, ये आपका क्या लंबा ईरानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ईरानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, यानी कि रॉकेट है आपका, ये पूछ ले, सैटेलाइट नहीं है, ये ध्यान रखना आपका। कभी जुल जाना को क्या बोलो आप, सैटेलाइट, ये सैटेलाइट नहीं है। सैटेलाइट को ले जाने वाला एक साधन है, याद रखेंगे भाई। ये क्या कर सकता है भाई, आपका 220 किलोग्राम पेलोड, 220 जो केजी आपका पेलोड या सैटेलाइट ले जाना, या उपग्रह सैटेलाइट उपग्रह को कितने तक, 500 किलोमीटर, पृथ्वी के 500 किलोमीटर ऊपर तक क्या कर सकता है, स्थापित कर सकता है। जो इसकी कैपेसिटी वो क्या है, 220 केजी की है। और उपग्रह 500 जो किलोमीटर तक ये ले जाने में क्या है, सक्षम है। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया जाएगा भाई, ठीक है। जुलजाना रॉकेट 1 फरवरी 2021 को अनावरण किया गया था इसका। जुलजाना जो रॉकेट है आपका या रॉकेट है, ये रॉकेट का कब है आपका, तो 1 फेब 2021 को इसका अनावरण किया गया था। 1 फरवरी 2021 से पहले टेलीमेट्री परीक्षण उद्देश्यों के लिए उपकक्षीय उड़ान लॉन्च किया गया था। तो आप बस इतना याद रखेंगे, रॉकेट आपका 1 फरवरी 2021 को अनावरण किया गया था इसका। ये था आपका जुलजाना। फारस की बात करें तो एक आतंकी आया था भारत के अंदर। हिस्ट्री का क्वेश्चन आपका, कौन, नादिर शाह आया था, जिसने हरियाणा से भारत पर आक्रमण किया। महमूद शाह रंगीला उस समय क्या थे, आपके शासक थे केंद्र के अंदर। और यहां पर ये कोहिनूर हीरा भारत से लेकर के गया। कोहिनूर जो हीरा है ये भारत से लेकर के गया, साथ में तख्ते ताऊस लेकर के चला गया। कौन, आपका नादिर शाह, ठीक है। चलिए भाई, भारत की अगर हम बात करते हैं, भारत की कौन सी आपकी इंडियन स्पेस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है भारत की आपकी अंतरिक्ष एजेंसी है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। 15 अगस्त 1969 में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ये भी आप लोगों के बीच में बहुत बार रिपीटेशन में क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, उज्जवल परिवार की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने क्लास पूरी देखी है। जिन्होंने नहीं देखी है उनको धन्यवाद देंगे पेपर के बाद। कल बात करूंगा मैं आप लोगों से। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट भाई। क्लास को शेयर कर दिया करो भाई, अगर थोड़ा बहुत कुछ सोचते हैं तो। थैंक यू।